ये तीनों बिल जो बनाए गए, कोई भी अधिनियम बनने से पहले या एक्ट बनने से पहले, लॉ बनने से पहले बिल रखे जाते हैं। वो बिल को डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग समिति को दिए गए। ठीक है। आफ्टर डिटेल्ड deliberation, the department related parliamentary standing committee on home affairs has submitted its recommendation in report number 246, 247, 248 on 10 नवंबर 2023। यानी एक अपनी उन्होंने रिपोर्ट दी, संसदीय समिति ने। रिपोर्ट थी 246, 247, 248। 246 थी बीएनएस के लिए, 247 थी बीएनएसएस के लिए, 248 थी बीएसए के लिए। आज हम बीएसए को पढ़ रहे हैं। बीएसए, अब आपसे पूछा जा सकता है कि 248वीं रिपोर्ट जो कि 10 नवंबर 2023 को थी, वो किससे रिलेटेड थी? वो बीएसए से रिलेटेड थी, बीएसए को लाने के लिए। अब इन रिकमेंडेशन को देखते हुए कैबिनेट ने 8 दिसंबर 2023 को इसकी अप्रूवल दी कि ये तीनों जो ओल्ड बिल है जो रखे हुए हैं, वो अब आगे पास किए जाएं। तो इन तीनों बिल को लोकसभा में 20 दिसंबर 2023 में और राज्यसभा में जस्ट अगले दिन 21 दिसंबर 2023 में ला दिए गए, पास हो गए। और पास हो जाने के बाद इनको, और ये 25 दिसंबर 2023 से इफेक्ट में आ गए। सॉरी, इफेक्ट में नहीं, नोटिफाइड हो गए, हम इसको नोटिफाइड बोलेंगे। और भारतीय न्याय संहिता 2023 नंबर 45 बना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 46 बना, 46 ऑफ 2023, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 43 का बना। तो याद रखें 43। यानी देखिए 248 की रिपोर्ट थी हमारी, 248 की रिपोर्ट थी बीएनएस की, और फिर जब ये अधिनियम बना तो 247वां नंबर हो इसका, सॉरी 47 नंबर हो गए 2023 का। यानी 2023 में 47 नंबर की सीरीज पर बीएसए इंडेक्स्ड है, रखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब देखते हैं। तो ये, अब सवाल ये पूछा जा सकता है आपके प्री एग्जाम में कि कौन सी भी रिपोर्ट थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग समिति की, कौन सी रिपोर्ट थी, कौन सी डेट को पास किया लोकसभा ने, कौन सी राज्यसभा ने। सीधा सीधा ये पूछा जा सकता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सीरियल नंबर क्या है। सवाल पूछा गया है, आप देख लेना, सिविल जज के शायद एग्जाम में है ये। तो ये इसका पूरा नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम नंबर, भारतीय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 नंबर 47 ऑफ 2023। ये सवाल ध्यान में रखें। अब ये आता है कि चेंजेस क्या हुए। अब सवाल ये उठता है कि अगर जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना तो इसमें चेंजेस क्या क्या आए, और हमें इन चेंजेस को कैसे जानना है। अब याद रखें, यही चेंजेस ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन चेंजेस से ही आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए एक एक कर इन चेंजेस को जाने क्या है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया एक चेंजेस। दूसरा, पार्लियामेंट ऑफ यूके प्रोविंशियल एक्ट नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, हिज मेजेस्टी कॉमनवेल्थ हर मेजेस्टी, सब लंदन गजेट, जो भी क्वीन, जो भी बैरिस्टर, जो भी हमारे ब्रिटेन की जो शब्दावली थी, सबको हटा दिया गया है। जो वहाँ के कोर्ट्स में यूज होती है, वहाँ के कोर्ट्स में जो जो यूज होती है, यानी जैसे कि देखें पार्लियामेंट ऑफ यूके यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पे प्रोविंशियल एक्ट अलग होता है तो उसके लिए मेजेस्टी जूरी, उस दौरान लाहौर हाई कोर्ट होता था। यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, हिज मेजेस्टी, सबको हटा दिया। बैरिस्टर, याद होगा बहुत सारे लोग इंग्लैंड जाते थे, इंग्लैंड जाके वो लॉयर नहीं बना करते थे भारतीय लोग, इंग्लैंड जाके कोई भी बैरिस्टर बना करता था। बार शब्द से बैरिस्टर निकला है। आगे देखते हैं। लैंग्वेज ऑफ द बीएसए has been modernized. The word like वकील, pleader and barrister have been replaced with the word advocate. अब एडवोकेट यूज होता है, इसमें अब वकील यूज नहीं होता, या प्लीडर यूज नहीं होगा, बैरिस्टर यूज नहीं होता। देखो, वकील एक अरेबिक शब्द है, वकील का अर्थ लॉयर नहीं होता, हमने मान लिया। वकील मुगल पीरियड में अरेबिक शब्द का है। मुगल पीरियड में एक व्यक्ति जिसे उर्दू की जानकारी थी, अरबी की जानकारी थी, धार्मिक मामलों में जो हस्तक्षेप देता था या उन
से संबंधित फैसलों की सुनवाई में साथ रहता था, उसे वकील कहते थे। हर एक व्यक्ति को अपना वकील रखना जरूरी था अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि उस जमाने में सभी लोग अरबी शब्द से वाकिफ नहीं थे, सभी उर्दू शब्दों से वाकिफ नहीं थे। तो अपना एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव रखना पड़ता था जो वो बता सके, अपनी बातों को बोल सके, उसे कहते थे वकील, वकालत। और जो प्लीडर है वो हमारी जगह अपनी हमारी बातों को रखेगा, यानी हमारी बातों को प्लीड करेगा, यानी आगे रखेगा। तो ये अंग्रेजी शब्द है प्लीडर। बैरिस्टर इंग्लैंड के लॉयर्स को बोलते हैं। तो ये एडवोकेट एक्ट से एडवोकेट से रिप्लेस हो गया। अब से पूछा तो खैर नहीं जाएगा बस, लेकिन ये बताना ये है कि ये ध्यान रखें इन चीजों का। डॉक्यूमेंट शब्द की डेफिनेशन 21D में है। देखो, इंपॉर्टेंट यही है जो मेजर चेंजेस हैं, बात के चेंजेस बात की बात है, सबसे पहले ये देखें। और मुझे उम्मीद है इनमें से आएगा, इन सेक्शंस में से। डॉक्यूमेंट शब्द 21D में है, एक्सपेंडेड किया गया है। क्या एक्सपेंडेड? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर, लॉग, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, वॉइस मेल, मैसेजेस स्टोर इन डिजिटल स्पेस और डिजिटल डिवाइस पे, डाटा स्टोरेज। कोई भी चीज जो डिजिटल फॉर्म में हो, साइबर फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से रखी गई है, वो डॉक्यूमेंट में काउंट होते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन इतनी वाड वाइड, इतनी वास्ट नहीं थी। तो पूछा जा सकता है डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में क्या नहीं आता है, ये सवाल आएगा। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में क्या नहीं आता है, या डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन का सेक्शन कौन सा है? तो 21D, सीधी सी बात, डी फॉर डॉक्यूमेंट यार, 21D। 21 तो सब में लगा रहेगा, डी की याद रख लें। डी फॉर डॉक्यूमेंट, सो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में क्या नहीं आएगा? वो कह देगा मेल, सर्वर, ये ऐसा ऐसा बता, व्हाट्सएप चैट, सब आएंगे। क्या नहीं आएगा? कुछ और दे देगा। तो अब सब कुछ आता है। It helps ensure that legal system is equipped to handle cases involving digital evidence। भाई ऐसा शायद ही अब कोई होगा जो थोड़ा सा भी लिखा पढ़ा है और थोड़ी सी भी उसकी अर्निंग है, वो मोबाइल फोन रखता है। मोबाइल फोन बगैर ईमेल के चलेगा नहीं, व्हाट्सअप चलेगा नहीं, फेसबुक चलेगा नहीं, इंस्टाग्राम चलेगा नहीं, लिंक्डइन चलेगा नहीं। तो अब यही एविडेंसेस है, क्योंकि अब आप अपने मोबाइल फोन में इतनी बुक्स रख सकते हो कि आपको एग्जाम्स में ज्यादा बुक कैरी करने की जरूरत नहीं है, आपका बैग सिर्फ आपका फोन है। तो इसलिए ये एविडेंस, डिजिटल एविडेंसेस को लाना जरूरी था। डिजिटल एविडेंस को हम जब ही लाएंगे जब डिजिटल मोड को एज ए डॉक्यूमेंट ट्रीट करेंगे तब। अब देखते हैं। सिमिलरली, डेफिनेशन एविडेंस इन सेक्शन 21E में भी एक्सपेंड किया गया। क्या किया गया भाई? टू इंक्लूड एनी इंफॉर्मेशन गिवन इन इलेक्ट्रॉनिकली। जैसे मैंने कहा, तो जब डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में चेंज आई थी, तो डॉक्यूमेंट की ही तो एविडेशन एविडेंस दी जा रही है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिकली चेंज है, उसमें भी चेंज आया। दिस विल परमिट अपीयरेंस ऑफ विटनेसेस, एक्यूज, एक्सपर्ट, विक्टिम टू डिपोज देयर एविडेंस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस। वीसी आपने सुना होगा, कोर्ट में वीसी है, वर्चुअल कोर्ट द्वारा पेशी हो रही हैं। अब आपने देखा होगा न्यूज में, कई जो दुर्दांत अपराधी हैं उनको जेल से कोर्ट नहीं लाया जा रहा है, उनको कोर्ट से ही वीसी द्वारा, वर्चुअल कोर्ट द्वारा, वर्चुअल मोड द्वारा, वर्चुअल कम्युनिकेशन द्वारा, संचार द्वारा पेश किया जा रहा है। और उसी पे जज फैसले भी दे रहे हैं, उनकी एविडेंसेस रिकॉर्ड भी हो रही है। ये अब बहुत अच्छा सिस्टम हो गया है, क्योंकि लाने ले जाने, अपीयर होने में एक्सपेंडिचर भी आता था। यदि कोई विशेष व्यक्ति अपराधी है, या कोई नेता है, या कोई बहुत हाई प्रोफाइल है, तो आम लोगों को भी कोर्ट में दिक्कत होती थी। तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स द्वारा, तो इसे भी, यानी डिजिटल रिकॉर्ड, अभी जो मैंने बात कही, यानी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स, वो डिजिटल रिकॉर्ड बने, तो वो उनको भी ले लिया गया है। ये ठीक है जी। अब आगे देखते हैं। शब्द कोर्सन, पोर्शन में भी आएंगे, इसको अलग से बताने की जरूरत है, क्योंकि ये अलग ही पार्ट है, इसकी बहुत बड़ी है डेफिनेशन, क्या है क्वेश्चन। तो अब हैज बीन एडेड टू सेक्शन 22 एज वन ऑफ द एक्ट्स कॉजिंग कन्फेशन टू बिकम इररिलेवेंट। भाई किसी पे आप प्रेशर डालते हैं, क्वेश्चन डाल के,
उसको सहमति, अगर जो अपराध की सहमति दिलवाएं तो अब इरेलीवेंट है। सेक्शन 39 में एक्सपर्ट का स्कोप बढ़ गया है। अब कह रहा है एक्सपेंडेड टू इंक्लूड अ पर्सन स्पेशली स्किल्ड इन एनी अदर फील्ड। पहले उन्होंने स्पेशली स्किल्ड की कुछ खास ही कैटेगरीज बनाई थी उन्होंने। अब कोई भी व्यक्ति, जैसे अगर कोई खेल रहा है ना, तो वो एक्सपर्ट में, जैसे कोई गेम का प्लेयर है या कोच है, उसे एक्सपर्ट में नहीं मानते थे, अब इसमें भी मानेंगे। पहले उन्होंने एक्सपर्ट एविडेंस में एक्सपर्ट की जो डेफिनेशन है उसमें थोड़े ही लोग इंक्लूड किए हुए थे। देखते हैं सेक्शन 24 में जो बताया गया है उसमें उन्होंने क्या जोड़ा है। मल्टीपल पीपल आर ट्राइड जॉइंटली इफ द एक्यूज हु हैज absconded or who failed to comply with the proclamation issued against him under भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता is absent during the trial, that trial will be concluded as a joint trial। कोई व्यक्ति अगर जो नहीं भी है तो पहले उसको अलग से मान लिया जाता था कि वो नहीं है, तो बात की बात होती थी। अब उसे ज्वाइंट ट्रायल के लिए मान लिया जाएगा, भाई सबका ट्रायल हो गया, ऐसा नहीं है। सेक्शन 52 में देखें, टू टेक द जुडिशियल नोटिस ऑफ लॉ हैविंग। पहले जुडिशियल नोटिस क्या होता है, मैं आता हूं उस पर। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस, इंटरनेशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट, कन्वेंशन विद कंट्री, डिसीजन मेड एट इंटरनेशनल एसोसिएशन और अदर बॉडीज लाइक बॉडीज सील ऑफ ट्रायल्स, स्टेट लेजिस्लेशन, टेरिटरी ऑफ इंडिया एज अपोज टू टेरिटरी अंडर द डोमिनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब क्या है, जुडिशियल नोटिस उसका लिया जाता है जो जुडिशियल नोटिस लेने के लायक होता है। इसका मतलब, यदि कोर्ट को लगता है कि किसी मैटर में सहायता लेनी है, जुडिशियल नोटिस यानी उसको लगता है कि हमारे डिसीजन को इम्पैक्ट होगा अगर जो हम किसी की सहायता ले लें। कैसे? तो सेक्शन 52 में हालांकि जुडिशियल नोटिस पहले से भी था, लेकिन उन्होंने इसको एक्सपेंड किया गया है। कहते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशंस है, इंटरनेशनल ट्रीटीज है, एग्रीमेंट है, कन्वेंशन है दूसरी देशों के साथ, या कोई कोई और स्पेशल बॉडीज है, संस्था है, उसका भी जुडिशियल नोटिस ले सकते हैं। भाई कैसे लेते हैं जुडिशियल नोटिस? जैसे एक एग्जांपल आपको याद होगा, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का जो एक्ट है, वो ऐसे ही नहीं लिया गया था, वो जुडिशियल नोटिस के क्योंकि हमारे पास लॉ नहीं था तो हमने अमेरिका को लॉ को देखा, वहां से उसका जुडिशियल नोटिस लिया और हमने अपने यहाँ वैसा बनाने की कोशिश की। दूसरा, ये तो एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कोई फंडामेंटल राइट की बात चल रही है और यूएनएचआरसी का हमने हवाला ले लिया, उसके जो लेख हैं उसका हवाला ले लिया, उसके राइटर का हवाला ले लिया, उसने क्या कहा उसका हवाला लेके उसको अपने जुडिशियल नोटिस में लेके और उसके बेस पर हमने अपनी कोई निर्णय, जुडिशियल डिसीजन दे दिया, तो इसको कहते हैं जुडिशियल नोटिस। अब आते हैं, अब to leverage the use of technology, collection of evidence, significant changes have been introduced in BS that recognize contemporary technology practice where information is distributed and stored across various platform in various form. In 57, dealing with primary evidence. पहले पहले प्राइमरी एविडेंस में बड़े छोटी डेफिनेशन थी। देखिए, ओल्ड डेफिनेशन पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ओल्ड डेफिनेशन इतनी आएगी नहीं, तो नई डेफिनेशन की बात करें। देखें, प्राइमरी एविडेंसेस में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी ले लिया, डिजिटल रिकॉर्ड को भी ले लिया, जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग ले ली, कुछ भी जो आप डिजिटली सोच रहे हैं सबको प्राइमरी एविडेंस माना है, चाहे उसके मल्टीपल कॉपीज हो जाएं, जैसे आप फोन में भेज रहे हैं। अब ये देखने की जरूरत नहीं है कि पहला व्हाट्सएप का मैसेज कहाँ से आया, उसको दे सजा ना, उसको एविडेंस मिले नहीं। अब कहीं से किसी भी सोर्स को हम प्राइमरी एविडेंस की तरह काउंट करते हैं, वरना कोर्ट में पहले होता था जी मैंने तो भेजा नहीं, ये मेरे पास और कहीं से आया था, मेरे पास ये प्राइमरी सोर्स नहीं है। और सेकेंडरी सोर्स पर जो कोई फैसले लिए जाते थे उनमें कहीं ना कहीं लूप होल आ जाता था या उतने वीक होते थे सेकेंडरी एविडेंस, इसलिए उन्हें सेकेंडरी कहा गया है, उन्हें प्राइमरी नहीं कहा गया है। उनका यह था कि जब प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल है तो सेकेंडरी को लें। तो और प्राइमरी एविडेंस को ढूंढना बहुत मुश्किल होता था, आईपी एड्रेस ढूंढना पड़ता था, तो इसलिए इन्होंने सबको ही सबको ही प्राइमरी मान लिया गया है। अब देखते हैं ये कहता है
सेकेंडरी एविडेंस हैज बीन एक्सपेंड, और सेकेंडरी एविडेंस की डेफिनेशन भी बदल दी गई। 58 में रिटन एडमिशन है, ओरल एडमिशन है, स्किल्ड इन एग्जामिनेशन, उन सब की सेकेंडरी एविडेंस कर दी गई। और भी बहुत सारा है, अभी कुछ आएंगे इन पे, अभी बस एक एक ओवरव्यू चल रहा है हमारा, कि कोई हमारी कोई क्लास नहीं चल रही है। सेक्शन 61 में कह दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, 62 और 63 में एडमिजिबिलिटी की बात करी, यानी 57, 58, 61, 62, 63 ये बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 138 में क्या कहा गया है? accomplice is test an accomplice to testify in the court against the person accused of the crime. It clarifies that a conviction of accused is not deemed illegal when it is based on the corroborated testimony of accomplice. कोई सह अपराधी है, accomplice है, और वो किसी corroborated evidence, corroborated evidence क्या होता है? वो evidence जो जो उसकी संलग्नता को, संलिप्तता को बता रहा हो, वो उसको मजबूती दे रहा हो, वो कॉर्पोरेट कर रहा हो, वो उसके तहत अगर जो कोई सह अपराधी है, उसकी गवाही पर भी उससे सजा हो सकती है, उसकी सजा इलीगल नहीं मानी जाएगी। अगर तो कॉर्पोरेटेड एविडेंस है, यानी ऐसे साक्ष्य हैं जो उसको मजबूती दे रहे हैं उसकी बात को, तो उसके इलीगल नहीं है। हालांकि ये पहले भी था, लेकिन थोड़ा सा और इसको इनलार्ज करने की कोशिश की गई है। 65 में क्या, 165 में कहा गया है that disallow any court to require any communication between ministers, president of India to be produced before it. सेक्शन 165 में कोर्ट को ये डिसअलाउड कर दिया गया कि मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के बीच में क्या बात हुई थी, क्योंकि कई मामले ऐसे आ गए जिसमें मंत्रियों के बीच की बात है, या मंत्री जैसे आमतौर पे जब डिफेक्शन होता है, सरकारें बदलती हैं, या इलेक्शन हुए, एमएलए उधर गए, मंत्री उधर गए, ये कुछ अलग गए, तो इन सब में सिचुएशन ऐसी हुई है कि कोर्ट को इनकी कम्युनिकेशन जांचने का अधिकार मिल गया। पर आपको पता है लेजिस्लेशन ऐसा क्यों चाहेगी कि हमारे द्वारा किए गए पत्राचार या बातचीत को कोर्ट में रखा जाए? तो इसलिए 165 में उन्होंने बना दिया कि मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बीच में क्या बात हो रही है, कोर्ट में मानी नहीं जाएगी, कोर्ट में उसको पेश करना डिसअलाउ होगी। यानी कोई पार्टी अब अदालत में जाके ये नहीं बोल पाएगी कि हाँ ये बात हुई थी, ऐसा ऐसा हुआ था। बस यही है। खैर, आज हमने एक थोड़ा सा ओवरव्यू किया, ये क्लास नहीं थी, ये मैं आपको बताना चाहता था इंपॉर्टेंट कौन कौन से सेक्शन है, आपको पता चला। इंपॉर्टेंट 165 है, 138 है, 57 से लेकर 63 है, 21D है, 22 है, 24 है, 52 है, 57 है, 21E है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। आप डेट्स हैं, नंबर हैं, क्या क्या डिलीट किया गया, क्या लगाया गया, क्या, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। इनकी कौन सी भी रिपोर्ट में क्या गया, क्या कहा गया, होम मिनिस्टर ने क्या कहा, होम मिनिस्टर ने भेजा कब, चेयरपर्सन कौन था, कौन सी डेट में रिपोर्ट रखी गई, लोकसभा में कब पारित हुआ, राज्यसभा में पारित कब हुआ, लास्टली अधिनियम बना कैसे। तो ये मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाह रहा था। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। मैं जानता हूँ, मैं आप लोगों मेरी ओर से कोशिश है कि आप लोगों को समझाऊँ। मैं जानता हूँ कि कुछ चीज़ें नहीं भी समझ में आई होंगी, और या मेरे समझाने में भी हो सकता है कोई दिक्कत हो। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड बताऊँगा। मैं आपको बिल्कुल नहीं चाहता आप महँगी-महँगी फ़ीस देकर, महँगे-महँगे कोर्स जॉइन करके और फिर भी पीछे रह जाएँ। फ्री का एग्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉक टेस्ट, एमसीक्यूज़ सॉल्विंग और बेयर की रीडिंग्स हो सकता है। कोई तीसरी चीज़ ना पढ़ें, दूसरी चीज़ ना पढ़ें, वरना आपके लिए घातक सिद्ध होगा। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको टू द फैक्ट बताऊँ, टू द पॉइंट बताऊँ, एग्ज़ाम के लिए बताऊँ। शुक्रिया।